हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सेक्शन के बारे में, बिकॉज अब में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन को कैसे इंप्रूव किया है। एंड अभी भी मेरा इंप्रूवमेंट जारी है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपकी होती रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट में या हर सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हो या वीक हो, ठीक है। तो जो लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है मेरा कौन सा सेक्शन कैसा है एंड उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, या आपने मेरे स्कोर कार्ड में या रियल एग्जाम के जो स्कोर कार्ड हैं उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रैक्टिस में बने हुए हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं तो दोनों को ध्यान में रखते हुए लिखी हैं। बस कुछ ही चीज़ें मैंने लिखी हैं जो इसमें बताने लायक थी, मुझे लग रहा था, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको डेली करना ही करना है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रैक्टिस में बने हुए हो, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स का एक तरीके से बेस है। एंड इस पे इसको करने से क्या है ना कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इंप्रूव होती है। तो ये आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया, सॉरी, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सारी चीज़ें हैं इसमें, कि जितना फास्ट आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी उतना फास्टली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सीरीज़ में आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों टाइप्स की होती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एस्पायरेंट्स को होती है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, जबकि दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं होता है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। एक में आपको वैल्यू वहाँ पे मिसिंग रहती है, आपको फाइंड आउट करना रहता है। वही चीज़ आप मान लीजिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ दे रखा है, तो जहाँ पे रॉन्ग आएगा तो समझ लीजिए वही आप मतलब ऑर्डर अगर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पैटर्न तो सब चीज़ें उसमें सेम ही रहेगा ना। तो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी साइड में लोग समझते हैं इसे, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी आपको डेली करना है। इसमें आप सिंबल से हो गया जो आपके होते हैं एंड फैक्टर से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डीआई। इसमें भी आपकी डीआई डिफरेंट टाइप्स की डीआई होती हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन वाला हो गया एंड पाई चार्ट हो गया। इस तरह की डीआईस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। डीआई में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसमें भी एक मिसिंग टाइप की डीआई जो कि पीयू के एग्ज़ाम में भले ही पूछते हैं हालांकि, एंड क्लरिकल के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि इतनी डिफिकल्ट डीआई आपसे पूछी जाए। एंड उसमें आपको अर्थमेटिक बेस भी पूछ सकते हैं पीयू के, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसा काफ़ी लोग बोलेंगे कि तो मेंस का है, मेंस में ही पूछते हैं, बट ऐसा नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ना कि कोई मॉक टेस्ट में हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इस पर बेस डीआई रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं, वो ईजी ही रहती हैं। अगर आपने अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स कर रखे हैं तो आप इजीली कर ले जाओगे। बट पीयू के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड उसमें आपका केसलेट भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके ये डीआई के पैटर्न रहते हैं आपके। देन थर्ड वन आता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसके बगैर हमारा एग्ज़ाम निकलना पॉसिबल है। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो अभी तो मेरी अर्थमेटिक मतलब बहुत हद तक मैंने ठीक कर ली है। बट एक टाइम ऐसा था कि अर्थमेटिक के मुझे सिर्फ 3-4 चैप्टर ही थे जो मुझे आते थे। एंड ये हमारे बेस भी हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए जो मैंने लिखे यहाँ पे, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज, क्योंकि ये हमारे डीआई में भी हेल्प करते हैं। इसमें भी आपको रेशियो निकालना होता है, परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है, एवरेज निकालना होता है। तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स होते हैं वो आपको करने रहते हैं अर्थमेटिक के लिए। मान लीजिए आपसे सारे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर होते हैं, मान लीजिए आप सारे नहीं भी करना चाहते हैं। अगर हम क्लरिकल के एग्ज़ाम की बात करें, वो भी आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको अर्थमेटिक आना ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट के। एंड कट ऑफ का ट्रेंड भी आपको पता है क्या चल रहा है, तो आपके अटेम्प्ट मतलब अच्छे होने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर मैं पीयू के एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैंने इसके बगैर ही पीयू के एग्ज़ाम निकाले हैं। आपको अर्थमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके वो दोनों सेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो आप आराम से 2-3 डीआई रहती हैं आपकी, तो 15 मार्क्स आपके इधर हो गए। एंड इसमें से कुछ आते हैं मतलब 20-25 आप इजीली यहाँ से गेन कर सकते हैं। एंड 1-2 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक के हो ही जाएंगे, जो कि मैंने किया है, ठीक है। मैं पर्सनली इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक के बगैर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट अब क्लरिकल के एग्ज़ाम की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, तो आपको इसको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। कुछ चैप्टर अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट डालने पे भी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो भी इंप्रूव होते रहेंगे, ठीक है। साइड बाय साइड आपको लेके चलना है। जो चैप्टर आपका वीक है बहुत ज़्यादा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा।
यही चीज़ मैंने की है कि अर्थमेटिक में सारे चैप्टर तो नहीं, जो लोग लगते हैं 3-4 जो बाकी रह गए हैं, मुझे नहीं समझ में आते हैं, उस पर साइड में वर्क चल रहा है, तो उस पर आपको करना है आपको भी कि ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है आपको प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मैं क्वेश्चन देखती थी, अर्थमेटिक की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्वेश्चंस की जो लेंथ होती थी उसे देख के मैं डिसाइड करती थी कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कॉन्सेप्ट हमने अगर पढ़ रखे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि चीज़ें पता नहीं हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, हमें सब पता है कैसे निकलता है एंड कैसे क्या फॉर्मूले को पुट करना है, अगर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े तो, बट चीज़ें हमें पता रहती हैं कैसे क्या आएगा, डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है तो कैसे चीज़ें निकलेंगी। वही चीज़ आपकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है अगर, ठीक है, सारे चैप्टर्स में यही सब चीज़ें कॉमन हैं जो हमें पता रहती हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वो वही चीज़ है कि एक डर रहता है क्वेश्चंस की लेंथ, जो मैंने फेस किया है, जो मेरे साथ इशू था, मैं वही आपको बता रही हूँ, एंड हो सकता है आपके साथ भी रही हों ये चीज़ें। ठीक है, कि क्वेश्चन की लेंथ को देख के मैं डिसाइड करती थी कि मतलब एक अगर सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर इतना सीपी एसपी भी बनना है, डिस्काउंट दिया तो ऐसे एमपी किया, तो इजीली हो जाता। लेकिन जहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के ऐसे दे दिया गया, कुछ लेंदी बना के, तो बस वहाँ पे मेरी कन्फ्यूज़न क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि हाँ क्वेश्चन को कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है। तो उन सब चीज़ों पर धीरे धीरे मैंने वर्क किया है, जैसे मेन्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अभी वो ईजिली हो जाते हैं। मतलब इतनी खुशी होती है ना अंदर से कि हाँ चलो ऐसे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस से ही होता है। पहले तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, ठीक है, डर एक जो होता है ना हमारे अंदर क्वेश्चंस को देख के, वो आपको बिल्कुल भी दूर कर देना है, जो मैंने ओवरकम किया है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है केसलेट, जो कि सबसे डरावना लगता था। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हाँ केसलेट में अगर हम फंस जाएंगे या केसलेट हमसे नहीं सॉल्व हो रही है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना धीरे धीरे, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आप क्वेश्चंस भी इजीली करने लगोगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है वीक हो, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे डीआई का पोर्शन हो, आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एंड मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो दिन में, तो एक मॉक टेस्ट आपको स्कोर पे बेस्ड देना है कि आपका स्कोर अच्छा हो एग्ज़ाम, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। एक आपका मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लगता है जो टॉपिक आपका वीक है वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। लाइक मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, इंग्लिश सेक्शन में मुझे लगता है कि हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरी स्पीड नहीं, मुझसे ईजिली क्वेश्चंस नहीं फाइंड आउट होते हैं, तो मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्रामर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं ग्रामर के क्वेश्चंस कर ले जाऊँगी एग्जाम में। दूसरा आता है सेक्शन हमारा कॉन्ट का, तो कॉन्ट में हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज़ हो गया, ये सब क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे एग्जाम में, इसमें तो कोई आपको नया कॉन्सेप्ट तो नहीं सीखना है ना। एंड डीआई का भी है, अगर हाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगती है आपको, डीआई नए पैटर्न की देखने को मिली, तो आप डेफिनेटली ट्राई करो मॉक टेस्ट में। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट दे रखा है बहुत ईजी है, तो आप वो भी स्किप कर सकते हो। मेन होता है हमारा अर्थमेटिक का, इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितने भी आते हैं 12-15, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, जिससे आपके ये क्वेश्चंस ना स्किप होने पाएँ एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ तो आप वहाँ कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी आप वीक हो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं भी यही करती हूँ। एक मॉक टेस्ट हमारा ऐसे रहता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिले, अच्छे खासे स्कोर आए, परसेंटाइल वगैरह। दूसरा आपको यही होना चाहिए जिसमें आप वीक हो। एंड रीजनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा स्टार्ट से लेकर एंड तक रहते हैं क्वेश्चंस, कोई सिलेक्शन मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस जिसमें लगता है मुझे टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ मॉक टेस्ट में, एंड उन्हीं को प्रॉपरली बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। यही चीज़ आपको भी करनी है, जो भी हो, चाहे वो कॉन्ट, अगर आपको लगता है आपका रीजनिंग में कोई टॉपिक ऐसा है कि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसी से स्टार्ट करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, एंड जब एनालिसिस करो आप, तो उसी पे देखो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा था, एंड मुझे कैसे उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी चीज़ें आपको बेटर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, बट आपको टाइम देना है। ठीक है, एंड उसके अलावा ये सब चीज़ें करने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट उस चीज़ का ज़रूर देना है, 1 या 2, जो भी जितना भी आपको टाइम मिलता है। मॉक टेस्ट के अलावा आपको उसी टॉपिक ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि पूरा सेक्शन में आपको थोड़े बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको वीक लगते हैं, तो आप सेक्शनल नहीं टॉपिक टेस्ट दे सकते हो उसका। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट देना है, एंड उसके अलावा आपको पीडीएफ एंड बुक से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप हाँ हम कौन सेक्शन की बात कर रहे थे, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, सेक्शनल टेस्ट दे दिया, उसके अलावा मान लीजिए अर्थमेटिक में आपका कोई चैप्टर वीक है, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं 10, 20, 25 जितने आपसे हो सकते हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बुक या पीडीएफ से सॉल्व करने हैं। ठीक है, डेली आपको ये करना है। ठीक है, जिससे आपको जो अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो बुक की बात करें तो मैं आपको एक बुक के बारे में बता देती हूँ। ये है हमारी 4000 स्मार्ट
प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक, ठीक है, जैसा कि नाम है इसका। एंड हालांकि इस बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ठीक है, 4000 ये वही क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके मॉक टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं एंड एग्जाम में जो मल्टीपल टाइम्स आपके पूछे जाते हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ऐसा इसका नाम है, ठीक है। एंड इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं आपके, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं लेवल के। एंड इसमें जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली सॉल्व किया है, ठीक है, तो इसमें जो टाइम दे रखा है ना, जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें हर क्वेश्चंस के आगे उसका टाइम दे रखा है कि आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी। एंड दूसरा था इसमें स्मार्ट आंसर की, क्या था कि उसमें कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उसमें कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को स्किप किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा मतलब उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप ये चीज़ है इसमें जो मुझे अच्छी लगी टाइम का। एंड दूसरा था आपका स्मार्ट आंसर की जो इसमें दे रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये DI है, तो इसमें देखिए इसमें 59 सेकेंड दे रखा, 38 सेकेंड है, 62 सेकेंड है, ये आई थिंक लेवल 2 होगा, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम दे रखा है DI के लिए, ठीक है। हाँ, उसी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मेंस लेवल के, तो इसीलिए हर क्वेश्चन के आगे उसका टाइम दे रखा है इसमें। और जस्ट अ मिनट, और इसमें सारे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स भी हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सब कुछ दे रखा है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ ही चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स आपका, ठीक है, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। स्मार्ट आंसर की भी दे रखी है इसमें, ठीक है। तो ये आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसका वीडियो सोल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा। इसमें एक QR कोड दे रखा है, ठीक है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें दे रखा था, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियो सोल्यूशन भी इसका मतलब मिल सकता है आपको, ओके। तो बस जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा आपको अकाउंट सेक्शन में। मैंने बहुत मतलब जो लोग, मैंने कहा ना कि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा। मैं सच बता रही हूँ, कॉन्ट में मतलब मुझे ऐसे लगता था ना कि मतलब मैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखती थी, मैं उसमें बस DI की कोशिश करती थी, DI या सीरीज़, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिल जाएँ। एंड इस बार RRB PO मेंस की बात करें तो उसमें लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस किए थे। उसके पहले भी मैंने किया था तो मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ में आया। सीरीज़ के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ के बेस पे अपना मेंस दे के आई थी। एंड इस बार मैंने वो जो 11 क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ DI के क्वेश्चन किए हैं। एंड आई थिंक शायद मैंने सीरीज़ की होगी तो की होगी 1-2, अदरवाइज़ मैंने जो 2 DI थी मैंने वही सॉल्व की हैं, ठीक है। जो लोगों को लग रही थी लेंदी ज़रूर थी, ठीक है, लेकिन मैंने DI सॉल्व किया है, तो इस बात की मुझे खुशी है। एंड अभी मैंने IPS क्लर्क मेंस दिया है, उसमें भी मैंने DI सॉल्व की है, बाकी क्वेश्चन जो थे वो भी किया है, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ, लेंदी ज़रूर थी DI, मॉडरेट लेवल की थी, उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी मतलब वो दे रखी थी, बट मुझे खुशी कि मैंने सॉल्व किया उसे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि आप मेंस लेवल जब आप दे रहे होते मेंस के एग्ज़ाम में, तो उसमें अगर आप बैठो तो वहाँ पे क्वेश्चंस का वो जो है ना, आप सीरीज़ वहाँ पे सॉल्व करके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं ना, आप खुद ही आपको इम्प्रूवमेंट अगर अपने आप में देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप पॉजिटिव वाइब्स आपको आ रही, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। पर आपको कंसिस्टेंट होकर उन सब चीज़ों को करना है जो बताया जा रहा है आपको, ठीक है, फेथ रखना है अपने ऊपर एंड पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।